नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज का जो क्लास आपके सामने रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कि सल्तनत काल से आप क्या समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनकर आएगा तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर वाले प्रश्नों के आप किस प्रकार से उत्तर देंगे वो यहां पर मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों सबसे पहले यहां पर एक एक जो चीज जानकर लिखी गई है उसको बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लेना, और आप सभी को इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, आरुष क्लासेस ऐप है, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि सन 1200 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के इस विशाल भौगोलिक भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान कहा जाता था। यानी 1200 से लेकर 1520 कि इस उत्तर भौतिक भूभाग पर शासन करने वाले जितने भी राजा सम्राट हुए थे उन सभी को शासक कहा जाता था या सुल्तान कहा जाता था, और उनकी शासन काल को दिल्ली में सल्तनत के नाम से जाना जाता था। और उन्हीं का जो शासन काल था उसको दिल्ली में किस नाम से जाना जाता था, उन्हीं का जो शासन काल था उसको दिल्ली में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। तो आप क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां लिखेंगे कि सन 1200 ईस्वी से लेकर 1526 के दौरान उत्तर भारत के इस विशाल भौतिक भूभाग पर राजपाट करने वाले शासकों को सुल्तान कहा जाता था, और उनके शासन काल को दिल्ली के अंदर सल्तनत काल के नाम से जाना जाता था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये शासन मूलतः तुर्क अफगान मुल्क के थे। ये शासक कहां के थे, तो अगर अपन बात करते हैं ये शासक कहां के थे दोस्तों, ये या तो तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्क थे या फिर अफगान के रहने वाले थे। उन्होंने उत्तर भारत के मुख्य वंशों मुख्यतः राजपूतों को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की। यानी उत्तर भारत में एक प्रमुख रूप से एक वंश था जिसको बोलते हैं राजपूत वंश, और उस राजपूत वंश को इन्होंने परास्त किया, इन्होंने हराया और उत्तर भारत के इस भौतिक भूभाग क्षेत्र पर अपना कब्जा किया और अपना राजपाट यहां पर स्थापित कर दिया था। आगे चलते दोस्तों, आगे लिखा आ रहा है कि आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गोरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया था। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कहानी के माध्यम से भी कि भाई मोहम्मद जो गोरी था वो तुर्क सरदार था, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हराकर अपना राजपाट यहां पर दिल्ली के अंदर स्थापित कर लिया था। इन सुल्तानों ने सन 1200 से लेकर 1526 तक यानी लगभग 300 सालों तक भारत में राजपाट किया। यानी लगभग ये 300 सालों तक भारत के अंदर लूट मार करते रहे, राजपाट करते रहे। सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोहदी को सन 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने पराजित कर दिया और भारत के अंदर एक नए वंश की नींव डाल दी थी, और उसको कहा गया था मुगल वंश। यानी यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भाई 1526 के अंदर जो ये तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान से जितने भी शासक आए थे इनका भी राजपाट खत्म होने लगा, और उस समय बाबर बहुत ही शक्तिशाली एक योद्धा बनकर हमारे भारत के अंदर प्रवेश करता है, और उन्होंने इन सबको हराया और उत्तर भारत के अंदर मुगल वंश की एक नींव डाल दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को सन 1526 ईस्वी में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने पराजित किया और भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी थी। आगे चलते दोस्तों, आगे आप लिखोगे इन 300 वर्षों के काल के दौरान 5 विभिन्न वंशों का भारत में शासन हुआ था। दोस्तों कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आता है कि भाई जब इन सल्तनत काल की बात करते हैं, इन सुल्तानों की बात करते हैं, इन्होंने 300 साल तक जब भारत में राजपाट किया था तो इन राजपाटों में इनका प्रमुख जो शासन था वो किस नाम से जाना गया था। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि गुलाम वंश के नाम से मशहूर मामलुक, और इनका जो शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है।
गुलाम वंश के नाम से मशहूर मामलुक, इनका जो राजपाट था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों खिलजी वंश। उसके बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो राजपाट रहता है वो 1290 से लेकर 1320, लगभग 30 साल तक रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों तुगलक वंश। और तुगलक वंश की मैं बात करूं तो 1320 से लेकर 1412, 1320 से लेकर 1412, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 92 वर्ष तक इन्होंने अपना राजपाट किया था। उसके बाद आता है मित्रों सैयद वंश, और इन्होंने 1412 से लेकर 1451, लगभग इन्होंने कितने साल, 40 साल के लगभग इन्होंने राजपाट किया था। ठीक है भैया। इसी प्रकार लोधी वंश आता है, और लोधी वंश का जो शासनकाल है 1452 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। और इन सभी वंशों का शासनकाल दिल्ली के अंदर किस नाम से जाना गया था? इन सभी का जो वंशों का शासनकाल था वो दिल्ली में सल्तनत काल के नाम से जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था मित्रों? दिल्ली में सल्तनत काल के नाम से जाना गया था। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप आरूस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर भी इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार पुनः मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल से आप क्या समझते हैं? मित्रों जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर आपको पूरे मिलने चाहिए। इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं कि सन 1200 से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के इस विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान कहा जाता था, और उनके शासन काल को दिल्ली में सल्तनत काल के नाम से जाना गया था। ये शासन मूलतः तुर्क और अफगानिस्तान के रहने वाले थे, और उन्होंने उत्तर भारत में मुख्य वंश यानी कह सकते हैं अपन राजपूत वंश को हरा दिया, और अपनी सत्ता हमारे भारत के अंदर काबिज कर ली थी। आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गौरी ने सुप्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिया, और दिल्ली राज्य पर अपना स्थापना शुरू कर दिया, यानी दिल्ली राज्य पर अपना राजपाट शुरू कर दिया था। इन सुल्तानों ने 1200 से लेकर 1526, लगभग 300 वर्षों तक अधिक शासन किया, और सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में मुगल संस्थापक बाबर ने पराजित कर दिया, और भारत के अंदर मुगल वंश की नींव डाल दी थी। चलते हैं दोस्तों आगे। यहां से अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 300 वर्षों की काल अवधि के दौरान 5 विभिन्न वंशों का दिल्ली शासन पर उदय हुआ था। उन 5 वंशों की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के नाम से मशहूर मामलुक, इनका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश, इनका शासनकाल 1290 से 1320 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सैयद वंश, इनका शासनकाल 1412 से लेकर 1451 तक रहता है। और उसके अंत में आता है लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1452 से लेकर 1556 तक रहता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? चलो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महमूद गजनवी कौन था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहां तो क्वेश्चन वो बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों में से एक पक्का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि वीडियो को आप ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। महमूद गजनवी कौन था? दोस्तों महमूद गजनी ने 1000 से लेकर 1026 के दौरान भारत के अंदर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे, यानी 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनी सबुकतीन का पुत्र था, गजनी वंश का संस्थापक और तुर्की गुलाम का सेनापति था। महमूद गजनी ने भारत में पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा था। 1004 से लेकर 1006 के दौरान गजनी ने सुल्तान मुल्तान के शासक पर धावा बोल दिया था। मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। जल्द ही पंजाब भी गजनी के अधीन हो गया था। 1014 से 1019 के मध्य गजनी ने नगरकोट, थानेसर, मथुरा तथा कन्नौज के मंदिरों को लूटकर अपने खजाने को और ज्यादा समृद्ध बना लिया था। सन 1008 में नगरकोट मंदिर पर किया गया आक्रमण उसकी सबसे महान विजय के रूप में जाना जाता है। सन 1025 की ईस्वी में गजनी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट यानी खत्म कर दिया था, और इस महत्वाकांक्षी अभियान विजय की शुरुआत हो गई थी।
एक भीषण संघर्ष के पश्चात महमूद ने शहर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसके जिसके बचाव पक्ष में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। महमूद ने 15 दिनों बाद तब शहर छोड़ा जब उसे गुजरात के शासक भीम प्रताप द्वारा अपने विरुद्ध की जा रही युद्ध की जानकारी मिल चुकी थी। भारत पर किए गए उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था एशिया की राजनीति में अपनी महत्ता को स्थापित करना। भारत पर किए गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियाने के लिए किए गए थे। इस संपदा के मध्य एशिया में उसकी विशाल साम्राज्य को संगठित करने में मदद मिलती थी। उसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का हालांकि कोई भी प्रयास नहीं किया, बस उसका एक उद्देश्य था भाई यहां से धन संपदा लूट कर ले जाया जाए। गजनी वंश के कुछ शासकों का नियंत्रण पंजाब तथा सिंध के कुछ हिस्सों में हो गया था और इन आक्रमणों ने भारत की रक्षा नीति की दुर्बलताएं उजागर की और इन्होंने भविष्य में तुर्कों द्वारा आक्रमण के लिए भी रास्ते खोल दिए थे। तो दोस्तों आज की इस सीरीज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। चैप्टर नंबर 9 के ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने वाले हैं। तो एक बार आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके 100% बनने की संभावना है, तो एक बार अच्छी तरह से वीडियो देख लेना। अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप आरुष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।